Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. बिहार, ये वो राज्य है जिसने दुनिया को गणतंत्र का पाठ पढ़ाया। ये वो राज्य है जहां चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का जन्म हुआ। ये वो राज्य है जहां अशोक जैसे महान और शेर शाह जैसे शेर दिल सुल्तानों ने राज किया, और जहां बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। इस ऐतिहासिक राज्य को और करीब से जाना जा सकता है इसके खाने के जरिए। हिंदुस्तान के उत्तर और पूर्वी छोर को जोड़ता राज्य बिहार एक अहम किरदार है इस देश के इतिहास का। बिहार का जिक्र हमें रामायण और महाभारत के काल से मिलता आ रहा है। मिथिला, मगध, विदेह और अंग राज्यों के नाम से ये वो भूमि है जहां जैन और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, और बिहार का नाम भी बौद्ध धर्म की ही देन है। इसका नाम बिहार, लोग ये मानते हैं कि यहाँ असंख्य बौद्ध विहारों के कारण पड़ा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बौद्ध धर्म के जन्म के साथ, उसके उदय के साथ बिहार की कहानी जुड़ी हुई है। मौर्य साम्राज्य, जो भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य माना जाता है जिसने इस देश का राजनीतिक एकीकरण किया, उसके पहले से यहाँ बड़े बड़े प्रतापी शासक रहे हैं। यहाँ महापद्म नंद का उल्लेख मिलता है, जिसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके और पहले आप चले जाइए तो बुद्ध के जन्म के समय षोडश महाजनपदों का पता चलता है कि जो 16 बड़े बड़े राज्य थे उनमें एक मगध था। तो मगध की कहानी ईसा के जन्म से 600-700 साल पुरानी है। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार ने बिहार में खाने की शक्ल बदली। ये वो दौर था जब जैन धर्म के प्रभाव ने दुनिया में शाकाहारी खाने के बीज अंकुरित किए, और बौद्ध धर्म की लौ सारे देश में मॉनसून के बादलों से भी तेज फैली। आज भी वक्त की सिलवटों में दबे इस धर्म के निशान देखने को मिलते हैं बिहार में, जहां कई बौद्ध भिक्षु इस धर्म की जन्मभूमि में रहते हैं। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं सुबह मॉर्निंग उठ करके बौद्ध समाज के गांवों में जाकर के आसपास जहां बौद्ध समाज रहते हैं वहां पर ही जाकर के उनको भिक्षाटन करना पड़ता है। जो भी उनके खाने का आहार है सिंपल, कोई ऐसा पार्टिकुलर नाम नहीं है कि आपको यही खाना है। जो भी उनसे दान के रूप में मिलता है और वो एक्सेप्ट उनको करना पड़ता है, उनको स्वीकार करना पड़ता है। भिक्षु जीवनचर्या में लोगों से मिले जुले अनाज, फल और सब्जी से ही खाने का प्रबंध होता है, और मिले जुले अनाज और सब्जी से इन लोगों ने अपने खाने को एक ऐसा आकार दिया जिसका एक अलग स्वाद और पहचान है। दान में इन लोगों को नायाब मसाले और महंगा अनाज तो नहीं मिलता था, मगर जो कुछ भी था उसे मिला के एक नई डिश का इजाद किया। लोबिया, लाल मिर्च, धनिया, टमाटर और प्याज को मिला के बिहार में रहने वाले बौद्ध भिक्षु बनाते हैं लोबिया की सब्जी, जो इनके भिक्षु जीवन का प्रतिबिंब है। लोबिया या चवली मूलतः पश्चिम अफ्रीका की उपज है, जो हजारों साल से हिंदुस्तान और एशिया के अन्य देशों में भी खाया जा रहा है। चौली के साथ पालक से मिलता जुलता लाल साग भी यहाँ खाया जाता है। लाल पालक के पत्ते या लाल साग
एक दक्षिण अमेरिकी पौधा है जो शायद पुर्तगालियों के साथ हिंदुस्तान पहुंचा 16वीं शताब्दी के बाद। बौद्ध खाने की एक और चीज जिससे इस धर्म का गहरा जुड़ाव है वो है खीर। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति खीर खाने के बाद हुई। खीर सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान धर्म में भी पाक मानी जाती है और चावल, दूध और शक्कर से बनी ये खीर हिंदुस्तान में हमेशा से ही खाई जा रही है। जहां बिहार का बौद्ध खाना अन्नदान पर निर्भर है, वहीं यहां के आम लोगों के खाने में स्वाद आता है यहां की स्थानीय उपज और संस्कृति का। बिहारी खाने में लिट्टी चोखा का वही स्थान है जो बंबई में पाव भाजी और राजस्थान में दाल बाटी का है। कोयले की मध्यम आंच में सत्तू और आटे की पिट्ठी से बनी ये लिट्टी अपनी शक्ल और पाक शैली में तो बाटी जैसी होती है, मगर दोनों के स्वाद में काफी फर्क होता है। और बिहार से बाहर निकल ये लिट्टी चोखा देश के कोने-कोने में फैल गया है, वहां रहने वाले बिहार के लोगों को घर का स्वाद चखाने के लिए। गेहूं से बनी लिट्टी और आलू का चोखा हमेशा से ही ऐसा नहीं था। सदी दर सदी से होते हुए खाने के बदलाव ने लिट्टी चोखा का मूल ही बदल दिया। लिट्टी से मिलती जुलती गेहूं और ज्वार के गोलाकार पेड़ों के खाने का सबूत हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता आ रहा है। और इस लिट्टी के साथ खाए जाने वाले चोखा में बदलाव आया 16वीं सदी के बाद, जब पुर्तगालियों के साथ आलू हिंदुस्तान पहुंचा। क्योंकि आज आदमी बिहार में आलू का चोखा खाता है और हम ये मानकर चलते हैं कि आलू पुर्तगालियों के साथ आया, तो आलू का चोखा तो 500-600 साल से पुराना आप मान ही नहीं सकते हैं। मगर आलूक नाम की चीज़ का जिक्र हमें आयुर्वेद के साहित्य में मिलता है। पिंडालूक का मिलता है, रक्तालू का मिलता है, आलूक का मिलता है। शकरकंदी का जो थी वो एक तरह का, जिसे स्वीट पोटैटो अंग्रेजी में कहते हैं, ये यहाँ का स्थानीय कंदमूल फल था। तो आलू के जो ये रूप थे, कचालू वाले, अरबी वाले, उनसे शायद ये चोखा पहले भी बनता रहता था। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बनाने की प्रक्रिया बहुत साधारण है। आग जल रही है, आपने उसमें आलू झोंक दिए, वो ठंडी राख में दबे रहे, घंटों बाद पक गए, आपने चाहा छिलका निकाल दिया, कुछ राख का स्वाद उसमें आया, हाथ से कुचल दिया, मसल दिया, नमक मिर्च मसाला मिला लिया और आपका चोखा तैयार हो गया। तो इसकी कहानी भी लगभग हजारों साल पुरानी हम ये सेफली अस्यूम कर सकते हैं कि है। ऐतिहासिक तौर पे बिहार धनी रहा है अनाज और अन्य फसलों की पैदावार से, मगर साल के 8 महीने ये राज्य जूझता है तेज गर्मी और लू से, और तब बिहार के लोगों की ढाल बनता है सत्तू। सत्तू की कहानी हजारों साल पुरानी है। मुझे लगता है ये शब्द शायद सात्विक से निकला है कि सत्तू यानी उससे अधिक इसेंशियल सात्विक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आपने एक ग्रेन लिया, वो जौ है या चना है, उसको आपने रूखा भून लिया और पीस दिया और आपका खाना तैयार हो गया। तो ये शायद आदिम इंसान का सबसे पुराना ऐसा खाना है जो वो पकाता था। तो मुझे लगता है इस खाने की उपयोगिता बहुत थी, खराब नहीं होता था, देर तक चलता था, साथ बांध कर ले जाया जा सकता था, जब भूख लगी फाका जा सकता था, पानी पी लीजिए या गूंथ कर खा लीजिए, पेट भर जाता था। इसमें पौष्टिक तत्व पूरे थे, थोड़ा नमक मिला लीजिए, थोड़ी मिठास मिला लीजिए, जो कुछ आपके पास हो उसमें शाक भाजी साथ में मिले तो छिड़क लीजिए, सजा लीजिए, वरना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस सत्तू की शक्ल एक और प्रयोग अनेक हैं। गर्मी में इसे पानी के साथ घोलकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर या फिर खाने के साथ इसके आटे की रोटी बनाकर यहां खाया जाता है। जिस जौ और चने के आटे से यह सत्तू बनता है वो हिंदुस्तान में 4000 साल से भी पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही खाया जा रहा है। जौ और चने जितने ही प्राचीन
कमल के बीज या मखाने भी बिहार में खाए जाते हैं। कमल की ककड़ी, फूल और बीज का सेवन हमें सिंधु घाटी सभ्यता और यजुर्वेद से मिलता आ रहा है। बिहार का प्राचीन इतिहास कहीं न कहीं इसके खाने पे आज भी अपने निशान छोड़े हैं। मखाने और सत्तू के अलावा हिंदुस्तान की सब्जी लौकी भी यहाँ काफी प्रयोग में लाई जाती है, और जहाँ देश के बाकी हिस्सों में लौकी को ज्यादातर सब्जी के तौर पे खाया जाता है, वहीं बिहार में इस लौकी को ले दही के साथ रायते के तौर पे भी खाया जाता है। चाहे वो सत्तू हो, मखाना या लौकी का रायता, ये सब खाने ना सिर्फ बिहार के लोगों का पेट भरते हैं, बल्कि उन्हें गर्मी और लू से भी बचाते हैं। जहां जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव से बिहार में शाकाहारी खाने पे जोर पड़ा, वहीं इस्लामी तहजीब की छाप से यहां जन्म हुआ बिहार के खास बिहारी कबाब का। आपने अगर कबाब खाया हो लखनऊ में या दिल्ली में, तो बिहारी कबाब कह के स्पेशल कबाब बनाया जाता है। कबाब बनाने का तरीका एक यह है कि मीट को पीस देते हैं। तो नरगिसी भी कबाब भी है, सीख कबाब भी है, पर बिहार का कबाब जो होता है वो सतहों में मीट के बोटी को जमाया जाता है और फिर उसको एक सीख में डाल करके और घी डाल डाल के आंच पर थोड़ा पकाते हैं। मुझे लगता है इतिहास क्रम में कि ये चीज़ शेर शाह के समय से बात शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद से इसका वर्णन आने लगता है और आज पूरे भारत में ये बिहारी कबाब के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ और दिल्ली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बड़ा और रेशेदार ये बिहारी कबाब सही मायनों में जंगी खाना है, जो शेर शाह सूरी के लश्कर के साथ दिल्ली तक पहुंचा। आज भी शाम को बिहार की गलियां टटोलने से मिल जाते हैं बिहारी कबाब, जो ना सिर्फ अपने स्वाद बल्कि इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। बिहार के खाने पे मुस्लिम प्रभाव शेर शाह के समय से भी पुराना है। जब 13वीं सदी में बिहार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ और तभी से चंपारण के आसपास के इलाकों में ताश नाम की गोश्त की डिश खाने को मिलती है। ऐतिहासिक तौर पे ताश को घी में पकाया जाता था और इस डिश को बढ़ावा मिला यहाँ के जमींदार और उच्च मध्यम वर्ग की वजह से, क्योंकि इस ताश को घी में पकाया जाता था जो साधारण आदमी की आर्थिक क्षमता से बाहर था। ताश शब्द की जड़ें फारसी हैं, जहां इसका मतलब पतला या चपटा होता है, और ताश के पत्तों का नाम भी इसी शब्द से जन्म लेता है। आज भले ही बिहार में ये डिश आम तौर पे ना मिले, मगर खाने के इतिहास में ये डिश याद दिलाती है बिहार पे पड़े मुस्लिम प्रभाव की। ताश और बिहारी कबाब के अलावा यहां देखने को मिलता है एक नायाब हलवा, जिसके बारे में सुनते ही आपको थोड़ा अटपटा लगे, मगर बिहार में इसे नजाकत और मशक्कत के साथ पकाया जाता है। अंडे का हलवा बनता है अंडे को घी, चीनी, बादाम और जाफरान के साथ गहरे तवे में पकाने से। बिहार के खाने की परतें टटोलने से एहसास होता है यहां पाई जाने वाली खाने की विविधता का। जहां एक ओर बौद्ध धर्म का सादा खाना है, तो दूसरी ओर ताश और अंडे के हलवे जैसे पकवान। बिहार के खाने पे सीधा असर नजर आता है यहां सदियों से चले आ रहे धार्मिक बदलाव का। जहां जैन और बौद्ध धर्म से यहां बुद्धिस्ट और शाकाहारी खाने को बढ़ावा मिला, वहीं दिल्ली सल्तनत और शेर शाह सूरी के समय यहां ताश और बिहारी कबाब जैसी डिशेस का इजाद हुआ। पौराणिक काल से यहां रहते आ रहे मैथिल ब्राह्मण आज भी अपने खाने पीने के तौर तरीके संभाल के रखे हैं। रामायण में भी इस समुदाय का जिक्र है
और माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति हुई जब निमि नाम के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया। जहां तक बात रही इन लोगों के खाने की, तो ज्यादातर ब्राह्मणों से हटकर मैथिल ब्राह्मणों के खाने में मछली का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम जो डैम्प क्षेत्र हैं वहाँ पर मछली खाना अनिवार्य है क्लाइमेटिक हिसाब से। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे यहाँ जो श्राद्ध की पद्धति है उसमें लिखा है कि श्राद्ध में जितने भी जीव हैं उस सब का मांस होना चाहिए, क्योंकि मांस जो है वो जल में रहता है और सर्वभक्षी इसको माना गया है। इसीलिए मिथिला के हिसाब से जो हमारी श्राद्ध पद्धति है उसमें मांस और मधु शहद इस दोनों को अनिवार्य माना गया है। गंगा किनारे बसा ये समुदाय रोहू मछली को ले अपनी खास फिश करी बनाते हैं, जिसमें प्याज, लाल मिर्च, धनिया, तेज पत्ता और अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। मछली के अलावा इन लोगों के खाने में बैंगन का भी काफी प्रयोग देखने को मिलता है और इस बैंगन को ले मैथिल ब्राह्मण बनाते हैं एक भाजी, जिसमें हींग, सौंफ और लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो हिंदुस्तान के कोने-कोने में खाई जाती है और इतिहासकारों के अनुसार इस सब्जी का जन्म भारत में ही हुआ था। बिहार के बाकी लोगों की ही तरह मैथिल ब्राह्मणों के खाने में कई ऐसी चीजें हैं जो इनका बचाव करती हैं यहाँ के मौसम और गर्मी से। दही चूड़ा जो है वो स्वास्थ्य के हिसाब से मॉर्निंग के लिए सबसे अच्छा यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए माना गया है। चूड़ा दही की यहाँ ऐसी स्थिति है कि दही तो मैंने कहा ही, हर घर में भैंस पालन होता था, गाय पालन होता था, अभी भी चल रहा है, परंपरा चल रहा है। बिना दूध दही के किसी भी मैथिल परिवार में काम बनता नहीं है। चूड़ा पकाया फ्लैट राइस उसको कहते हैं। फ्लैट राइस को आप भिंगाइए, दही के साथ खाइए। वो रेडीमेड भोजन है। जैसे छपड़ा वालों के लिए सत्तू है, उसी तरह से मिथिला वालों के लिए चूड़ा दही है। जब भी आप जरूरत हो तुरंत पानी में डालिए, दही डालिए और खा लीजिए। चाहे वो मछली हो, बैंगन या दही चूड़ा, मिथिला के लोगों का खाना आज भी काफी हद तक अछूता है बाहरी खाने के प्रभाव से। आजादी से पहले तक देश के बाकी हिस्सों की ही तरह बिहार भी बटा हुआ था छोटे बड़े राज्यों में। आज भले ही दिन ब दिन उन दिनों की याद धूल खा रही हो, मगर हथुआ राज परिवार जैसे कई राज्य जिंदा रखे हैं अपने घराने की संस्कृति को, और इस संस्कृति का एक अहम हिस्सा है इन लोगों का खाना। कोटा वॉर्ड्स के बाद ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो अंग्रेज़ इनके लोकल गार्जियन रहा करते थे, तो क्विजीन के ऊपर बहुत सारा फ़र्क आया। हमारे यहाँ खुद का बेकरी था और सब इंग्लिश डिशेस बनना शुरू हो गई थी। बेक्ड वेजिटेबल्स, बेक्ड फूड, आइसक्रीम बनाने का विधि था उनके पास। तो काफ़ी समय से वो बदलाव हम अपने परिवार में देखते आए हैं क्विजीन्स के मामले में। हथुआ राजवंश के खाने पे अंग्रेजी प्रभाव सिर्फ बेकिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विलायती सब्जी बंद गोभी को इन्होंने अपने शाही दस्तरखान में शामिल कर लिया, उसका पुलाव बना के। तो बंदा गोभी का ये पुलाव भी एक ट्रेडिशनल है, जिसमें कि जो हम गरम मसाला का यूज़ करते हैं वो एकदम सही मात्रा में रहता है और उसको कूट कर फ्रेशली उसको हम रोस्ट करके और कूट के बनाते हैं, तो उसका अरोमा जो है वो बंद गोभी के पुलाव में हम पाते हैं। और इसलिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल डिश है जो कि विंटर्स में बहुत पसंद करते हैं लोग। बंद गोभी मूलतः एक अंग्रेजी सब्जी है जिसकी पैदावार हिंदुस्तान में सन 1850 के बाद से शुरू हुई, मगर आज देश के कोने-कोने में इस बंद गोभी को पुलाव और सब्जी में शामिल कर खाया जाता है।
बंद गोभी पुलाव के अलावा गेहूं से बनी हथुआ राज घराने की एक डिश ठेकुआ आज ना सिर्फ इनकी शाही रसोइयों में बल्कि यहाँ के आम घरों में भी पकती है। ठेकुआ इज बेसिकली व्हीट को हम चक्की में पहले पीसते थे और उसका कोर्स जो फ्लावर निकलता था उसमें गुड़ उस समय ठंड में बहुत यूज़ होता है, तो गुड़ के साथ उसको घोलते थे और घोल के उसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे छुहाड़ा, कोकोनट, कार्डमन पाउडर ये सब डालकर उसको हम लोग कड़ा गूंद लेते हैं और एक सांचा होता है, सांचा के ऊपर उसे हम ठोकते हैं, जिसके कारण आजकल उसको ठेकुआ लोग कहने लगे हैं और बिहार में काफ़ी अब प्रचलित होते जा रहा है। बिहार का खाना एक महाकाव्य है इस राज्य के इतिहास का। यहाँ पकती खीर का स्वाद आज भी गवाह है गौतम बुद्ध के ज्ञान का। बिहारी कबाब और ताश याद दिलाते हैं शेर शाह और दिल्ली सल्तनत के रुतबे की, और मैथिल ब्राह्मणों का खाना इनके इतिहास की ही तरह अछूता है वक्त के थपेड़ों से। ये थी कहानी बिहार के खाने की।